हाँ बच्चों, कल हमने क्या किया था? नॉर्मल क्वेश्चन डिसोल्यूशन। आज हमें क्या करना है? गार्नर वर्सेस मर्रे। पहले तो बताओ, गार्नर वर्सेस मर्रे होता क्या है? जब कोई पार्टनर क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट, तब क्या लगता है? गार्नर वर्सेस मर्रे रूल। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही सारा समझाऊंगा क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ये किसी कंपनी की क्या है? कंपनी की है, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। ए बी रिजर्व्स 1 लाख, एक 20, 50, क्रेडिटर्स 10, बिल्स पेबल 40, प्लांट, डेटर्स, कैश, सीज कैपिटल अकाउंट। सी की कैपिटल में कितना बैलेंस है? 30,000। प्लांट 1 लाख का, डेटर 150। कैश बताना बैलेंस। सी कैपिटल कितनी लिखी थी? 30, 40,000। ठीक है, अब प्लांट से कितने मिले? 90,000। डेटर से कितने मिले? 120। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को बुक वैल्यूज पर ही हमने क्या किया? पे किया। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कौन कौन से अकाउंट बनाने होते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। क्या लोन का अकाउंट बनाना है क्या? है ही नहीं तो फिर कहाँ से बनाना? क्वेश्चन नोट कर लिया है क्या आपने? क्वेश्चन नोट कर लो क्योंकि बार बार ऊपर जाना पड़ेगा नहीं तो। कितने पार्टनर है? 3। ए बी सी, ए बी सी। बताओ सबसे पहले प्लांट कहाँ जाएगा? प्लांट डेटर दोनों ही कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन। पहले एसेट साइड को कहीं ना कहीं क्या कर रहा हूँ? डेबिट। तो रियलाइजेशन में क्या आ जाएगा? टू प्लांट। एक मिनट, कितने का? 1 लाख का। एक मिनट, टू प्लांट के बाद टू डेटर्स कितने का? 150। और क्या था डेबिट साइड में? कैश का बैलेंस कितना आएगा कैश अकाउंट में? टू बैलेंस बी डी 40,000। कैपिटल में क्या आएगा? सी की कैपिटल में क्या आ जाएगा? टू बैलेंस बी डी कितने का? 30,000। तो अब बताओ, असेट साइड कहीं ना कहीं तुमने क्या कर दी? डेबिट कर दी। असेट साइड कहीं ना कहीं तुमने क्या कर दी? डेबिट। अब किस पर आओ? ए और बी की कैपिटल कहाँ जाएगी? बाय बैलेंस बी डी कितना? ए की है 1 लाख और बी की कितनी है? 120। रिजर्व्स कितने के हैं? 50,000। कितने? रेशो 2:1 है। ठीक है, रेशो लिख लो क्वेश्चन में, 2:1। रिजर्व्स बांट दिए। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन 10 और 40। बाय क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेबल 10 और 40। टू प्लांट और डेटर्स कितने कितने के थे? 1 और 150। बताओ अब ये इक्वल है या नहीं? क्यों इक्वल है? क्योंकि ये सारा मैंने कहाँ भेजा है? ये वाला सारा कहीं ना कहीं क्या किया है? डेबिट। और लाइबिलिटीज वाला सारा कहीं ना कहीं क्या किया है? क्रेडिट। कैश और थोड़ा बड़ा कर दो, कितने का था कैश का बैलेंस? 40,000। अब एक डेबिट तो एक क्रेडिट। अब प्लांट से कितने मिले? 90,000। क्या एंट्री होगी? कैश टू रियलाइजेशन।
डेटर से कितने मिले 1.20, क्या एंट्री होगी कैश टू रियलाइजेशन, तो इकट्ठा ही लिख दूँ। टू रियलाइजेशन कितना 2,10,000 और रियलाइजेशन में क्या आ जाएगा बाय कैश। आपको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा प्लांट के इतने डेटर के इतने, ठीक है। हम रिवीजन कर रहे हैं, सारी बातें नहीं लिखी। क्रेडिटर्स में और इनके बिल्स पेबल के कितने कितने देने पड़े, कितना था क्रेडिटर्स और बिल पेबल 10-40। तो इन दोनों का मिलाकर टू कैश कितना हो जाएगा 50। और इधर क्या आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन का बैलेंस कहाँ चला जाता है पार्टनर्स कैपिटल। बताओ कितना का बैलेंस है रियलाइजेशन, 40,000 का लॉस आ गया। कौन बांटेंगे ए बी और सी, कितना आएगा 2:1। 16। ये बैलेंस निकाल के ए बी सी में बांट दिया और ये रियलाइजेशन में, इसमें कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा 2 रियलाइजेशन, वहाँ क्रेडिट हुआ है तो यहाँ डेबिट 16 16 8। अभी मैं कोई इंसॉल्वेंसी की बात नहीं कर रहा, अभी तो नॉर्मल बताओ। अब क्या होता था ए बी सी और कैश अपने आप क्या हो जाते थे टैली। ए को कितने रुपए देने हैं 1,20 माइनस 16 कितना हो गया 1,04,000। बी को कितने देने हैं 1,40 माइनस 16 तो 1,24,000। और सी से लेने हैं या देने हैं, सी का बैलेंस कितना आ रहा है 38 माइनस 10 कितना आएगा 28। तो सी से कितने लेने हैं 28। तो सी कितने लेगा और ए और बी कितने ले जाएंगे, एक 4 और एक 24। देखना कैश टैली हो रहा है या नहीं। कैश मैच हो गया। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने। अब प्रॉब्लम क्या है कि सी अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, ए और बी इंसॉल्वेंट हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, पहले ये बताओ। ए और बी को इंसॉल्वेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ए और बी को तो फर्म ने रुपए देने हैं। तो मेरा देखो मेरी बात सुनो, मेरा क्रेडिटर इंसॉल्वेंट हो जाए तो मुझे फर्क पड़ता है, मेरा डेटर इंसॉल्वेंट हो जाए, डेटर। मेरा क्रेडिटर इंसॉल्वेंट होगा तो क्या होगा, मुझे तो उसको रुपए देने हैं। देखो मेरे से एक आदमी 1 लाख रुपए मांगता है, वो मेरा क्रेडिटर है। अब वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसके मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो उसके रुपए दूंगा ही दूंगा ना। लेकिन मेरा डेटर क्या हो जाए इंसॉल्वेंट, तो वो मेरे रुपए नहीं दे पाएगा, तब मेरी अकाउंटिंग चेंज होगी। तो हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, फर्म की। तो फर्म में अगर क्रेडिट बैलेंस वाले पार्टनर कभी भी इंसॉल्वेंट होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे, हो भी जाएंगे तो हमारी अकाउंटिंग कोई चेंज नहीं होगी, हम तो उसको अपने रुपए देंगे। फर्म अपने क्रेडिट बैलेंस वाले पार्टनर को ये रुपए तो देगी। अब ए और बी इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी देगी। लेकिन सी इंसॉल्वेंट हो जाए तो जो सी से मुझे 28,000 मंगवाने थे वो नहीं दे पाएगा, तब हमारी अकाउंटिंग क्या होगी, चेंज। तो अब इस क्वेश्चन में हम ये मानते हैं कि सी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। सी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। तो सी इज इंसॉल्वेंट। और अगर सी इंसॉल्वेंट है तो सी कितने रुपए नहीं ला पाएगा, 28,000। मान लो कि इंसॉल्वेंट होने के बावजूद भी उसके पास कुछ है, कितने हैं, सिर्फ 10,000। तो सी तो कितने ला पाएगा, केवल 10,000। तो बाय कैश सी 10, और इधर भी क्या आ पाएगा 2 सीज कैपिटल कितने का 10। तो अब ए और बी उतने रुपए ले ही नहीं पाएंगे जितने उनकी क्या है बनती है क्लेम। ए और बी की क्लेम कितनी बनती है 14 एंड 124, लेकिन फर्म के पास इतने रुपए ही नहीं है। इतने रुपए कब होते हैं, जब सी अपने कितने पूरे लाता 28। सी कितने रुपए नहीं ला पाया 18,000। वो सी का लॉस किसको लगेगा, ए और बी को। सी का लॉस किस में जाएगा, ए और बी में। तो एंट्री क्या होगी, ए और बी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, क्योंकि ए और बी को लॉस हो गया और सी को वो फायदा हो गया कि सी का लॉस किसने बियर कर लिया, ए और बी ने। तो सी के कॉलम में क्या लिख देंगे, बाय ए बाय बी। सी का ये 28,000 यहाँ आ जाएगा, और ए और बी में क्या आ जाएगा 2C 28 क्या सॉरी 18,000।
और ये 18,000 का लॉस कौन बियर करेंगे, ए और बी, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। तो 18,000 ए और बी में क्या हो जाएगा, डेबिट। अब ए और बी किस रेशो में लेंगे, इस पर हमारा क्या है, झंझट। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस वाला ही पार्टनर क्या होगा, इंसॉल्वेंट। तो पहले तो बताओ इंसॉल्वेंसी का रियलाइजेशन अकाउंट में कोई भी इम्पैक्ट आएगा क्या, नहीं। ये क्या है, अनअफेक्टेड रहेगा, किसकी वजह से, इंसॉल्वेंसी। ये नॉर्मल तरीके से बनेगा। सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री होगी इंसॉल्वेंसी की, वो कौन सी होगी, ये वाली। क्या एंट्री होगी, ए बी टू सी। ए बी का मतलब सॉल्वेंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट। अब हम सिंस रिवीजन कर रहे हैं तो हम लॉजिक पर नहीं जाएंगे, सिर्फ किस रेशो में डेबिट किया जाएगा, ये कैपिटल के रेशो में। ये किस में जजमेंट आया, गार्नर वर्सेस मर्रे के, कि ए और बी की कैपिटल किस रेशो में डेबिट होगी, कैपिटल के रेशो में। ए और बी इस लॉस को किस रेशो में बियर करेंगे, कैपिटल के रेशो में। तो ए और बी किस रेशो में बियर करेंगे बताओ, 18,000 को किस रेशो में बियर करेंगे, कैपिटल में। अब कैपिटल का मतलब क्या होगा देखना, कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो कोई इशू ही नहीं है, नो इशू। किस रेशो में बांट लेंगे, फिक्स कैपिटल में। बट कैपिटल अगर क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, तब आपको कुछ क्या करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट। कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब आपको क्या करने पड़ेंगे, थोड़े एडजस्टमेंट। फिक्स कैपिटल का मतलब, जब फिक्स कैपिटल की क्या निशानी होगी आपके पास, बैलेंस शीट में दो अकाउंट मिलेंगे आपको कैपिटल के, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तब इसका मतलब क्या है, कैपिटल फिक्स्ड है, तो हमें कौन सा रेशो लेना है, ये वाला। ठीक है, मान लो कि ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और करंट ए बी जनरल रिजर्व 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000, 50,000। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे लेना है, फिक्स्ड कैपिटल के रेशो में। हमें किस रेशो में लेना है, फिक्स्ड कैपिटल में। फ्लक्चुएटिंग है तब आपको क्या लेना है, फ्लक्चुएटिंग है तब क्या करना है आपको, रेशो कौन सा लेना है, ऑफ कैपिटल इमीडिएटली बिफोर रियलाइजेशन। किस रेशो में लेना है, कैपिटल के रेशो में, जो आपका किससे पहले था, रियलाइजेशन से पहले था। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ, अगले एक एग्जांपल लेकर के। और लेकिन एक बार इस क्वेश्चन में इसका मतलब बताओ, क्या ये रिजर्व्स रियलाइजेशन से पहले थे या बाद में थे, पहले थे। इस कैपिटल अकाउंट में देखो, ये कैपिटल पहले थी, ये रिजर्व्स भी क्या थे, पहले थे। और उसके बाद में ये रियलाइजेशन का लॉस रियलाइजेशन से पहले हुआ या बाद में हुआ, तो रियलाइजेशन की प्रोसेस में कुछ और राइज हुआ तो उसको छोड़ देंगे। तो मुझे क्या लेना है, 1,20,000 और 1,40,000 के रेशो में। और तो कुछ आ ही नहीं रहा ना कैपिटल अकाउंट में, इतनी सी तो चीज़ें आ रही है। तो ये पहले था, ये पहले था, बट ये पहले नहीं था। मैं सारा का सारा लिखवा दूंगा किसको लेना है किसको नहीं, लेकिन एक बार सोचो कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो रिजर्व्स के साथ लेने। कितना, अब रेशो में बांटो, किस रेशो में बांटो, 18,000 के लॉस को 120 ए का डिवाइड में 120 प्लस 140, ये तो आएगा ए का लॉस। और बी का क्या आएगा, 18,000 इंटू 140 डिवाइड बाय 120 प्लस 140। जल्दी जल्दी बताओ कितना है, पॉइंट्स में आएगा। 8307 18 माइनस 18,000 कर दो, 9693। तो 8307 और 9693। तो अब बताओ मुझे इंसॉल्वेंसी का क्या इम्पैक्ट आया इस क्वेश्चन में। एट 3079693 जो मैं रेड कर रहा हूँ ना, बिंक कर रहा हूँ, वो है इंसॉल्वेंसी का। बस इतना सा इम्पैक्ट आएगा इंसॉल्वेंसी का। क्या एंट्री होगी, सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट। और किस रेशो, ये क्या आएगा, पहले इंसॉल्वेंट पार्टनर का क्या बना लो, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मतलब
बोलो ना। रियलाइजेशन जो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, मतलब जो उसका लॉस है जो वो नहीं ला पा रहे, और उस लॉस को किस में बांट दो, ए और बी में। किस रेशो में? कैपिटल के रेशो में। अब इससे क्या होगा, ए और बी को कुछ कम रुपए देने होंगे क्योंकि उनको लॉस लग गया। अब बचा हुआ क्या आ जाएगा, निकालना मत चाहे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो ए और बी को कैश देंगे, और इधर वो आ जाएगा ए और बी। ठीक है, अपने आप ये क्या हो जाएगा, टैली। अब मुझे क्या समझाना है, इम्पैक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी। और क्या गर्नर वर्सेस मर्रे फॉलो करना जरूरी होता है क्या? नहीं, आप पार्टनरशिप डीड में कुछ और भी लिखवा सकते हैं क्योंकि ये इंग्लिश केस है, हमारे देश का नहीं है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा होगा क्वेश्चन में तो हम उसको क्या करेंगे, फॉलो। पहला, इंसॉल्वेंसी का इम्पैक्ट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में कोई इफेक्ट आएगा? नो इम्पैक्ट। नंबर 2, लॉस ऑफ realization will be brought in cash by all solvent partners, by all solvent partners। इस लाइन को लिख लो एक बार, मैंने समझाई नहीं है ये लाइन, सेकंड लाइन मैंने लिखवाई नहीं है, एक बार ये नोट्स बन जाएंगे तुम्हारे, इसको लिख लो। ठीक है, उसके बाद में क्या, लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी, loss of insolvency will be borne by all solvent partner having credit balance। इधर क्या लिखा हुआ है, ऑल सॉल्वेंट पार्टनर, और इधर क्या लिखा हुआ है, ऑल सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अभी मैंने ये कुछ भी क्या है समझाया नहीं है, एक बार आप सिर्फ क्या कर लो, लिख लो। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन लूंगा, उसके अंदर इसका इम्पैक्ट ले लूँगा। ठीक है, अब सुनो, और ये किस रेशो में जाएगा, इन कैपिटल रेशो। किस रेशो में जाएगा, कैपिटल रेशो में। और नीचे लिखो मीनिंग ऑफ कैपिटल रेशो, मीनिंग ऑफ कैपिटल रेशो। कैपिटल कितने तरह की हो सकती है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में तो क्या होगा, फिक्स कैपिटल के रेशो में, और इसकी निशानी क्या होगी, करंट प्लस कैपिटल दोनों होंगे तुम्हें, और तुम्हें कौन सी कैपिटल लेनी है, ये वाली। फ्लक्चुएटिंग होगा तो क्या होगा, एक एग्जांपल लिखो फ्लक्चुएटिंग के लिए। मान लो ये किसी पार्टनर का क्या है, कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, बाय बैलेंस बीडी, बाय रिजर्व्स और पी एंड एल, बाय रियलाइजेशन, liability paid by partners, by realization, profit on realization, by cash realization loss, net good, by interest on capital, salary, by rectification of errors,
2 drawings, 2 interest on drawings, 2 P&L डेबिट या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 2 रियलाइजेशन asset taken, 2 realization का लॉस, रियलाइजेशन का लॉस। उसके बाद में क्या है, 2 रेक्टिफिकेशन, एक बार लिख लो, जो ना भी समझ में आ रहा है उसको छोड़ के मैं अभी समझाऊंगा एक एक करके बोलो। अब बताओ इनमें से कौन कौन सी चीज़ रियलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले थी? ये पहले था या नहीं? तो जो मैं हाईलाइट करूंगा उसको जोड़ने के बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लेना है। रिजर्व्स रियलाइजेशन से पहले थे या नहीं? इसका मतलब क्या है, ये रिजर्व्स कैसे आए? जैसे बैलेंस शीट में इधर क्या लिखा हुआ था, P&L या जनरल रिजर्व, तो ये तो रियलाइजेशन से पहले ही थे। अब कोई पार्टनर एसेट ले जाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, कोई पार्टनर लाइबिलिटी पे करता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, रियलाइजेशन टू कैपिटल। तो इसलिए उसकी कैपिटल में क्या आ गया, इधर आ गया है। अब बताओ ये लेना होता है या नहीं? नहीं, क्योंकि ये रियलाइजेशन की प्रोसेस से पहले था या रियलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान अराइज हुआ है, तो ये बिफोर रियलाइजेशन नहीं था, तो इसको कैपिटल रेशो लेते समय नहीं लेंगे। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था ना अभी, ये वाला, तो इसको तो ले लिया था, इसको भी ले लिया था। अगर इधर क्या होता, कोई लाइबिलिटी पार्टनर ने पे करी होती तो उसको नहीं लेते। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट आता तो वो भी रियलाइजेशन की प्रोसेस के बाद ही आया, तो इसको भी नहीं लेंगे। इसको एक बार छोड़ दो, लेना इसको भी नहीं है, ये मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन के साथ ही आएगा अभी अगले क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी बाकी है। अब मान लो कि बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च की और आज ही आप बंद कर रहे हैं, और पिछले साल का क्या देना बाकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देनी बाकी है, क्वेश्चन कह दे तो वो तुम्हें देना पड़ेगा, और ये रियलाइजेशन की प्रोसेस से पहले के होते हैं, तो ये भी लेना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन कहेगा कि हमने क्या कर दिया, एक इनकम बुक करनी रह गई, तो इनकम बुक करने तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। पास्ट के सालों में आपने कोई इनकम को कंसीडर नहीं किया, या आपने कोई एक्सपेंस को कंसीडर नहीं किया, तो एक्सपेंस को नहीं कंसीडर किया तो कैपिटल को लॉस होगा, तो कैपिटल क्या होगी, कम। इनकम कंसीडर नहीं की तो प्रॉफिट होगा, तो कैपिटल क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन ये रियलाइजेशन के दौरान पता भले ही लगी हो, लेकिन ये आइटम तो कब की है, पहले की है ना। पता भले ही अब लगा आपको कि हमने ये इनकम बुक नहीं करी, लेकिन ये कब की है, पहले से। अब ये राइज हुई है, पहले की है, पहले की है, तो इसको भी क्या करेंगे, अपने लेंगे, चाहे लॉस हो चाहे क्या हो, प्रॉफिट। सिमिलरली ड्राइंग्स पहले की होती है, कई बार क्वेश्चन में दी होती है ना, बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख देता है ड्राइंग्स, मतलब वो पार्टनर्स कैपिटल में से अभी तक घटाई नहीं हुई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सेम किसके जैसा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपोजिट, ये भी पहले का होगा। P&L ये किसका अपोजिट है, इस वाले का, तो ये भी क्या होगा, पहले का। ये चीज़ें रियलाइजेशन के दौरान आई है, चाहे ये तो इसके इनके अपोजिट है ना, लाइबिलिटी पेड और का असेट टेकन। तो जो मैंने क्या किए हैं, पिंक किए हैं, उन पर तुम क्या ले लो, बॉक्स लगा लो और लिखो कंसीडर दीज आइटम्स। कंसीडर पिंक आइटम्स while computing कैपिटल रेशो। ये तुम्हारा काम है ना। इलिस्ट्रेशन 4 A, B एंड C, ये स्टडी मटेरियल का इलिस्ट्रेशन 4 है, इससे मैं अपनी सारी बात समझाता हूँ। ABCD का रेशो क्या है, 4 3 2 1, ठीक है। उन्होंने फर्म क्या कर ली, डिसॉल्व 31 मार्च को। क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कैपिटल अकाउंट, बैंक, डेटर्स, ये बहुत सारी चीज़ें इसने दे रखी है एसेट साइड में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, ये पढ़ लेंगे एक एक करके। इंसॉल्वेंट कौन हुआ है, डी। डेबिट बैलेंस किसका है, सी का भी डी का भी, लेकिन इंसॉल्वेंट कौन हुआ है, डी। एंड डिविडेंड ऑफ 25 पैसा इन रुपी वाज रिसीव्ड,
इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्म्स क्लेम्स अगेंस्ट हिज स्टेट प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। आपको क्या बनाने हैं? नेसेसरी लेजर। अब एक एक करके एडजस्टमेंट जो है वो तो मैं पढ़ लूँगा, पहले मुझे बताओ। अब मैं एक एक चीज़ चेक नहीं कराऊंगा, बस डिस्कस करूँगा, तुम घर पे करते हैं अपने आप। हम रिवीजन के लिए बना रहे हैं। बैंक का क्या बनेगा? सेपरेट अकाउंट। डेटर, स्टॉक, प्रीपेड, प्लांट मशीनरी, पेटेंट्स, ये सब किस में चले जाएंगे? रियलाइजेशन में। ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। ये रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन। कोई और सिर्फ रिजर्व फंड लिखा होता तब क्या होता? कैपिटल में जाता। लेकिन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है? लाइबिलिटीज होती है, एम्प्लॉइज का पैसा चुकाना होता है। तो ये लाइबिलिटी है तो कहाँ जाएगी? रियलाइजेशन। कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएंगे? कैपिटल के क्रेडिट में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप में अब एक एक करके सारी एसेट्स को चेक करना है, सारी लाइबिलिटीज को पे करना है। वन ऑफ द क्रेडिटर्स टुक सम ऑफ द पेटेंट whose book value was 5,000 at a valuation of 30,200। एक क्रेडिटर्स क्या ले गया? पेटेंट ले गया। पेटेंट कितने की बुक वैल्यू का ले गया? 5,000 का। कितने पर ले गया? 3200। द बैलेंस टू दैट क्रेडिटर्स वाज पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 400। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई असेट और किसी लाइबिलिटी को दे दी जाए तो कोई एंट्री नहीं होती। तो इस चीज़ की तो कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अब बैलेंस पे करते समय ध्यान रखना होगा। पहले बताओ क्रेडिटर कितने का कम हुआ? 5,000 का या 3200 का? पेटेंट कितने का ले गया? वो 5 का। पेटेंट कितने का ले गया? बुक वैल्यू इस 8 में से कितने का पेटेंट ले गया? 5। लेकिन वो कह रहा है कि मैं तो कितने कम कर रहा हूँ? 3200। तो 15,700 के क्रेडिटर में से कितने पहले ही पे हो गए? 3200। और उसके बाद में बचे हुए को भी कितना देना है? 400 रुपये का डिस्काउंट देना है। तो 400 ये कम हो गया। तो 15,700 में से 3200 गया, तो बचा कितना? जो भी उसको भी पूरे नहीं दिए, 400 कम दिए। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश। 15,700 में से 3200 तो देने नहीं थे और 400 और कम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आ गए। ठीक है। और उधर रियलाइज उसमें कैश में क्या आ जाएगा? बाय रियलाइजेशन। बैंक बना रखा है, उसमें क्या आ जाएगा? बाय रियलाइजेशन। कितना था ये? 12,100। उसके बाद देयर वाज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹20,000 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट, दिस वाज सरेंडर फॉर 4,500। एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी बुक में कितने की थी? 0 की। तो उसको क्लोज तो करना ही नहीं है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी देख के डरना मत। बस ये क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट है, जिससे मिले कितने? 4500। इससे कोई मतलब नहीं है कितने की थी वो। मुझे सरेंडर करने पर मिला कितना? 4500। तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट से कितने रुपए मिल गए? 4500। तो मैं अब दिखाऊंगा नहीं नीचे, आपको पता है रियलाइजेशन के वाई साइड में आ जाएगा और बैंक के डेबिट में। रिमेनिंग एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। डेटर 10,800। तो रियलाइजेशन के बाय में कैश के डेबिट में या बैंक के डेबिट में। सेम इसका। पेटेंट 60% ऑफ बुक वैल्यूज। अब ये जानबूझ के देखो, बाकियों की क्या दे दी? वैल्यू दे दी। इसकी वैल्यू दे देगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब कोई बच्चा गलती से 8,000 का 60% ना लगा ले। 8 में से कितने का पेटेंट चला गया? 5। तो 5,000 गया तो कितना रह गया? 3,000। 3,000 का कितने परसेंट लेने? 60%। और एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन की एंट्री भी कर दोगे। ठीक है, कर दोगे? पक्का ना? तो ये सब करने के बाद तुम्हारे पास रियलाइजेशन का क्या आएगा? लॉस आएगा। ये लॉस तुम कहाँ लिख दोगे? ABCD की डेबिट में। अब ये कहाँ से आया? ये वाली चीज़ कहाँ से आई? बैलेंस शीट में दी हुई थी। ये भी कहाँ से आई? बैलेंस शीट में डेबिट थी। तो इतना समझ गए ना कैपिटल अकाउंट में, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। पक्का? अब मैंने तुम्हें सेकंड पॉइंट लिखवाया था, रियलाइजेशन लॉस विल बी ब्रॉट इन कैश बाय ऑल द सॉल्वेंट पार्टनर। तो रियलाइजेशन का जो ये लॉस है ना, ये सभी सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लाएंगे, भले ही उसका डेबिट बैलेंस हो, भले ही उसका क्या हो? क्रेडिट। सभी सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लाएंगे, भले ही उसका डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस। नोट नंबर 2 क्या लिखवाया था मैंने? दिखाना। लॉस ऑन रियलाइजेशन विल बी ब्रॉट इन कैश। तो रियलाइजेशन का जो लॉस आ रहा है ये कैश में लाएंगे। कौन से पार्टनर? सॉल्वेंट पार्टनर। क्या ए सॉल्वेंट है? हाँ है। बी है? हाँ है। सी सॉल्वेंट तो ये डेबिट बैलेंस है, तो क्या मुकरा थोड़ी है, पैसे ला देगा। तो ये तीनों सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर आ गया ये, और कैश के अकाउंट में क्या आ जाएगा? ये डेबिट। ठीक है, इसका रीज़न आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद में क्या होगा? थर्ड क्या था? लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी। लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी का मतलब जो डी के कम पड़ रहे हैं, तो डी कितने रुपए मांगते हैं हम डी से? एक ये और एक ये। ठीक है, मांगते तो हम सी से भी हैं, लेकिन क्या है? सी ला देगा, तो सी इंसॉल्वेंट नहीं है। तो डी के इतने मांगते हैं, उसमें से वो इस अमाउंट का कितना दे देगा? उसकी अमाउंट कितनी है? 10,720। उसका कितना परसेंट वो ला ही देगा? 25%। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा था। तो ये 25% लाने की एंट्री कर दोगे पहले तो बाय बैंक, और बैंक में डेबिट कर दोगे। अब जो बच गया वो ये बच गया। इसको कौन बांटेंगे? सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग क्रेडिट बैलेंस। सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस चेक करने के लिए बताओ कैपिटल के कौन कौन से फिगर लेने हैं? एक बार हटा दूं मैं इस सबको।
कैपिटल के कौन कौन से फिगर लेने हैं? फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग है? फ्लक्चुएटिंग। मेरा ये फाइनल हो चुका है, ये हो चुका है, इधर से ये हो चुका है, ये हो चुका है और ये हो चुका है। इतनी चीज़ें ही पता है ना मेरे को, तो ये अभी तो बाकी चीज़ें तो आने वाली है। तो बताओ क्या ये वाला चीज़ लेनी है, आइटम लेनी है या नहीं? यस लेनी है। ये लेनी है या नहीं? नहीं, ये मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं बाद में समझाता हूँ। ये वही है जो बाय बैंक लिखा हुआ था ना कैपिटल अकाउंट में, जब मैंने बाकी सारे बताए थे इसको कहा था बाद में। तो ये नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि रियलाइजेशन के दौरान आई है। ये तो बैलेंस ही है, ठीक है। और ये क्या है? नहीं लेने। तो कुल मिला के सिर्फ क्या लेने? यही लेने। समझ रहे हो? तो इस रेशो में इसको क्या कर दिया? क्रेडिट, और इस दोनों को क्या कर दिया? डेबिट। बाद में बैंक मिल जाएगा, ठीक है। बाद में क्या हो जाएगा? बैंक बैलेंस मिल जाएगा। पक्का? हाँ बच्चों, फिर से सुन लो मेरी बात को फाइनली, कि इंसॉल्वेंसी का इम्पैक्ट कहाँ आएगा? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में और कैश अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट का कोई भी चेंज नहीं होगा। रियलाइजेशन का लॉस किस में बटेगा? सभी पार्टनर्स में। इंसॉल्वेंट में भी बटेगा। सुनना मेरी बात। सो रियलाइजेशन का लॉस तो सॉल्वेंट ही लाएंगे, कैश में नहीं। मैं लॉस लाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ रियलाइजेशन का जो लॉस है। अब मान लो कि 4 पार्टनर है, ए बी सी डी। ए का क्रेडिट बैलेंस है, बी का क्रेडिट बैलेंस है, डी का डेबिट बैलेंस है, और सी का और डी का क्या है? डेबिट बैलेंस। सॉरी, इंसॉल्वेंट सिर्फ कौन है? डी। तो पहले बताओ रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ आएगा क्या चेंज? नहीं। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो किस में बटेगा? ए बी सी डी, चारों में ही बटेगा। अब तो रियलाइजेशन का लॉस किस में जाएगा? सभी में, चाहे प्रॉफिट हो चाहे क्या हो, लॉस। और फिर क्या बात करते हैं हम? कैपिटल अकाउंट में जो रियलाइजेशन का लॉस किस में लाना होता है? कैश में। वो कौन लाएगा? ए बी सी। रियलाइजेशन का लॉस किस में लाना? रियलाइजेशन लॉस इन कैश। ए लाएगा, बी लाएगा, सी लाएगा। डी नहीं ला पाएगा क्योंकि डी खुद ही क्या है? इंसॉल्वेंट। वो तो क्वेश्चन बता देगा 10%, 20%, जैसे हमारे क्वेश्चन में 25% ला रहा था। और उसके बाद में इंसॉल्वेंसी का लॉस। इंसॉल्वेंसी का लॉस का मतलब डीज कैपिटल बैलेंस। डी की कैपिटल का बैलेंस सिर्फ ये 2 बियर करेंगे, ये नहीं बियर करेंगे। समझ गए सारी बात? पक्का? अब क्या है, समझाने का काम तो हो गया। अब क्वेश्चंस में जो नए नए पॉइंट है वो मैं तुम्हें डिस्कस करवा देता हूँ। इलस्ट्रेशन 5th पर आओ। पूरा नहीं करवाने वाला हूँ मैं, अब तो मैं सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस करवाने वाला हूँ। तो मैं पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर ड्राइंग अप द बैलेंस शीट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट गुड्स अमाउंटिंग टू ₹4,000 परचेज इन नवंबर एंड हैड बीन रिसीव्ड बट परचेज वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो एक परचेज की एंट्री नहीं हुई। स्टॉक गलत नहीं होता इससे, क्योंकि स्टॉक किससे आता है? फिजिकल काउंटिंग से। एंट्री ना भी करो तो भी क्या है? स्टॉक फिजिकल काउंटिंग से आता है, तो स्टॉक तो हमारा क्या है? सही है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। कुछ बच्चे बाद में डाउट पूछते हैं स्टॉक क्यों नहीं चेंज किया। स्टॉक किससे आता है? फिजिकल काउंटिंग से। सिर्फ परचेज की एंट्री नहीं हुई। तो परचेज की एंट्री क्या होनी थी बताओ? परचेज टू क्रेडिटर्स। तो इधर क्या आना था ट्रेडिंग अकाउंट में? टू परचेज। ये चार्ज नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? खर्चा कम चार्ज हुआ। खर्चा क्या हुआ? कम चार्ज। परचेज कम चार्ज हुई तो हमारा प्रॉफिट्स क्या हो गया? ज़्यादा। तो मुझे उसको कम करना है, तो एंट्री क्या करूँ? क्रेडिटर्स को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, और डेबिट क्या कर दूंगा मैं? कैपिटल। कैपिटल क्यों कम करूँगा? क्योंकि लॉस हो गया अल्टीमेटली। पहले देखो, अगर सही से चार्ज किया होता तो प्रॉफिट थोड़ा क्या आता? कम। परचेज पूरी सही चार्ज की होती तो प्रॉफिट क्या आता? कम आता। अब इन्होंने परचेज चार्ज करी नहीं तो प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो सही करने के लिए प्रॉफिट क्या करना है? कम। प्रॉफिट कम करना है तो अल्टीमेटली क्या करना है? कैपिटल कम करनी है। तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल टू क्रेडिटर्स। तो कैपिटल टू क्रेडिटर्स होगी ना, तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले इस रेक्टिफिकेशन को करेंगे तो क्या एंट्री होगी? कैपिटल टू क्रेडिटर्स। और ये कैपिटल किस में चली जाएगी? ये पहले से क्वेश्चन में ये बैलेंस दिए हुए थे, इसने एंट्री क्या करी? कैपिटल टू क्रेडिटर्स। कैपिटल खाली एक्स की थोड़ी होगी, एक्स वाई जेड सबकी डेबिट होगी, तो उसने ये रिवाइज बैलेंस निकाल लिया। ठीक है। उसके बाद में अब रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाएंगे ना हम, रियलाइजेशन अकाउंट, तो उसमें क्या लिखोगे? क्रेडिटर्स कितने के लिखोगे? 25,000 प्लस 4 29,000, और टू कैश कितना लिखोगे? समझ रहे हो ना? 25 नहीं लिखोगे, कितने लिखोगे? 4 बढ़ा करके। और टू कैश कितना लिखोगे?
क्रेडिटर्स अलाउड 2% डिस्काउंट ऑन एन एवरेज, तो 29,000 का 2% कम करके बताना। 28,420। 28,420। तो यहाँ पर गलती से 25 ही मत लिख देना और उसी पे ही कम मत कर देना, 29 पे कम करना है। तो बताओ कितने रुपए का डिफरेंस है, इन दोनों अमाउंट का फर्क बताना कितने, इन दोनों 580। अब इन्होंने नालायक ने पता है क्या कर दिया, सिर्फ ये 580 लिख दिया। इम्पैक्ट तुम्हारा भी कितना आ रहा है, 580 आ रहा है, क्रेडिट साइड में 580 क्या है ज़्यादा, लेकिन इन्होंने सिर्फ क्या कर दिया, क्रेडिटर का अलग अकाउंट बना दिया, 25 + 4 बढ़ाया, ये तो हमें भी पता है, कैपिटल टू क्रेडिटर्स करी थी। इधर सीधा क्रेडिटर का अलग अकाउंट बनाकर ही लोन अकाउंट नहीं बनाते जैसे हम लोन अकाउंट कि उसको अलग से पे करवाते हैं, तो अलग से पे करवा दिया, जो बैलेंस नेट बचा वो यहाँ डाल दिया। तो ये अप्रोच सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बाकी सभी क्वेश्चन में ऐसे ही किया हुआ है, इस क्वेश्चन में इसने क्रेडिटर को क्या बना दिया, अलग। तो ठीक है, तुम्हें याद रह जाए तो अलग बना देना, नहीं तो फिर ये भी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या है, जो नालायक टीचर होते हैं जिनको पता नहीं होता, पढ़ाई की नहीं होती अच्छे से, तो वो क्या करते हैं, अल्लाह इसका तो मैच नहीं हो रहा, वो नंबर काट लेते। तुम्हें याद रह जाए तो ऐसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी सब तुम कर लोगे। अब मुझे ये बताओ, जब लॉस बांटना होगा कौन इंसॉल्वेंट है, डी तो है ही नहीं, पिछला क्वेश्चन पूरा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है ना हम डी। हाँ, XYZ इंसॉल्वेंट कौन था, वाई इंसॉल्वेंट है। तो लॉस जब बांटना होगा तो इस एंट्री को कंसीडर करने के बाद करना होगा, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, तो इसका तो कंसीडर करना ही है, बाकी जो आए वो तुम देख लेना, ठीक है, कर लोगे। और एक इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में एक बात बतानी रहेगी, उसमें ना बाकी सब एसेट्स का तो दे दिया, किसका कुछ दिया नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस का, और प्रीपेड एक्सपेंस का कुछ नहीं दिया तो तुम रियलाइजेशन भी 0 मानोगे। इस क्वेश्चन में ना बाकी सबका दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंस का कुछ नहीं दिया, तो उसका रियलाइजेशन क्या मानोगे, 0, ठीक है। फर्स्ट अपने आप करोगे बच्चों, सेकंड करोगे, सेकंड में देखो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है तो किस रेशो में बढ़ जाएगा, सिर्फ इसी रेशो में, सिंपल है ना। थर्ड नहीं करोगे, थर्ड मुझे करवाने, फर्स्ट करोगे, सेकंड करोगे, थर्ड नहीं करोगे, थर्ड में करवाऊंगा। फोर्थ कर लोगे आप, फिफ्थ कर लोगे, सिक्स तो नहीं होगा, उसके बाद में तो नए मेथड ही नए स्टार्ट हो गए। साथ में क्या करोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, मतलब टेस्ट योर नॉलेज वाले फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या स्टार्ट करना है, जब सारे ही पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट। उसकी अलग वीडियो बना रहा हूँ, तुम इतना करने के बाद इतने क्वेश्चन कर लेना, फिर अगली वीडियो सुनो, ठीक है।